मेरे मन में भी ख्याल आने लगा था जो हम अब सुसाइड कर ले तो बेस्ट रहेगा। अभी तक लगभग 5,000 या 6,000 तो बच्चा को हम पढ़ा चुके हैं। मेरा नाम चंदन कुमार है। मैं अभी एक कंप्यूटर ट्रेनर हूँ। मेरी जिम्मेदारी काफ़ी कम उम्र में ही शुरू हो गई थी। लगभग उम्र उस समय मेरा 10 या 12 के करीब होगा। उस समय घर की काफ़ी दयनीय स्थिति थी, जिसके कारण हमको वर्क भी करना पड़ता था, पढ़ाई भी करना पड़ता था। हुआ ये कि 2015 के करीब में मैं और मेरे मामा जी एक ट्रेन से हम लोग जा रहे थे मामा जी के घर पे। तो एक ट्रेन से मेरा सब बच्चा की तरह नॉर्मली हम लोग भी गेट के पास बैठे हुए थे। तो हुआ ये कि जैसे ट्रेन खुला ना, तो उस समय क्या हुआ था, जो हम लोग बैठे थे गेट पे, ट्रेन खुला तो लोग नहीं दौड़ता है, तो दौड़ने के करीब में पौधान पकड़ने के चक्कर में मेरा पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ा ना तो हम वहीं पे गिर गए नीचे, जिसके वजह से मेरा लेफ्ट पैर कट चुका है। और कटने के बाद क्या हुआ कि 10 या 15 मिनट के करीब लगभग हम लोग को होश नहीं था, हमको भी होश नहीं था, और ट्रेन भी रुक चुका था। और नहीं होता, जो पैर कट गया था तो ब्लड भी काफ़ी ज़्यादा गिर चुका था। मेरे शरीर में उतना बल नहीं था कि हम अपने बदौलत खड़ा हो सके। अभी होश ही नहीं था उस समय। मेरे मामा जी साइड में बैठ कर रो रहे थे। मेरे मामा जी के पास भी मोबाइल था और मेरे पास भी मोबाइल था। और जब होश आया हमको तो देखिए कि काफ़ी भीड़ लगा हुआ था वहाँ पे, चारों साइड से भीड़ लगा हुआ था, लेकिन मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं था। ठीक है, मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं था। उस समय हुआ यही, जब हमको होश आया तो हम अपने मामा जी को बोले, जब मामा जी हमको ले चल के वो हमको हॉस्पिटल में पहुंचा दीजिए। तो मामा जी बोले ठीक है, हम ले चलते हैं। और प्रशासन भी वहाँ पे आ चुका था, जीआरपीएफ भी आया था। तो वो बोला था क्या चीज़, जो इसको जल्दी से यहाँ से हटाओ। लेकिन ये नहीं बोला कि हम रिक्शा मंगाते हैं और रिक्शा से तुम चले जाओ हॉस्पिटल में अपना इलाज कराओ। तो उस समय हम अपने मामा जी को बोले थे, मामा जी जाकर रिक्शा लाइए और ले चल के मेरा पैर कटवा दीजिए। मामा जी ये सदमा में पहुंच चुके थे कि दीदी को क्या जवाब देंगे, दीदी को क्या बताएंगे कि हाँ उसके बच्चे को पैर कट चुका है, यानी मेरे भांजे को पैर कट चुका है। तो हम बोले कि उसका जवाब आपको देने का जरूरत नहीं है, हम अपने बदौलत अपना पैर को पकड़े थे। और हम लोग निकले वहाँ से डंकन हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि डंकन हॉस्पिटल रेलवे के काफ़ी करीब है। और हम लोग गए वहाँ पे, जब मामा जी को लाए रिक्शा लेकर आए, तो हम बोले, एक और मेरे मामा जी हैं जो शिव कुमार है, कंपाउंडिंग का काम करते हैं रक्सौल में, डॉक्टर एस कुमार के पास। तो वहाँ पे उनके पास फ़ोन लगाया तो वो बोले कि ठीक है बुआ, जब पैर कट चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आते हैं तो हम तुमको ले चलते हैं डंकन हॉस्पिटल में। तो हम लोग वहाँ से गए ब्लॉक रोड पानी टंकी के पास। वो बोले कि आओ वहाँ पे देखते हैं स्थिति कैसा है, अगर हमसे सुधरने वाला होगा तो हम तुम्हारा इलाज अपने क्लिनिक में कराएंगे, अगर नहीं होगा तो उस स्थिति में हम तुमको डंकन ले चलेंगे। तो हम क्या किए, वहाँ पे गए लोग पानी टंकी के पास। तो रिक्शा से काफ़ी मेरा ब्लड निकल चुका था। उस समय ठंडी का भी दिन था, करीब 3 बजे के करीब में। तो क्या हुआ, वहाँ पे हम लोग जब पहुँचे तो मेरे मामा जी आए, और मामा जी आए तो उनके बाइक पर हम लोग बैठे और देखे जो वो बचने वाला पैर नहीं है, 1% उसमें वही बोल रहे थे 1% चांस है बचने का, उससे ज़्यादा नहीं है। तो हम बोले कोई दिक्कत नहीं है, आप ले चलिए हॉस्पिटल में, पैर कटवा दीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अच्छा करेंगे तो हम अपना पेट भी पाल लेंगे, ऐसा बात नहीं है। पैर नहीं रहेगा तो कोई ऐसा बात नहीं है, आदमी जी नहीं सकता है। तो हम बोले वहाँ पे चलने के लिए डंकन में, जब हम लोग डंकन निकले तो अपने घर के रास्ते से निकले थे, यानी प्रेमवा ढाला होकर हम लोग निकले डंकन में। तो घर पे इन्फॉर्मेशन दे दिए कि हाँ मम्मी पैर कट चुका है, और मेरे घर के भी लोग वहाँ पे डंकन हॉस्पिटल में पहुँचे। पहुँचने के बाद ये हुआ कि डंकन जब इतने होता है, रेलवे केस होता है या कोई केस होता है तो वो जल्दी नहीं लेता है, यानी ब्लडिंग का या मारपीट का कोई केस नहीं लेता है जल्दी। कहता है क्या चीज़, जे पहले पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो वहाँ पे तो हमारा स्थिति ऐसी थी कि हमको तो बचने का चांस ही नहीं था, इतना ब्लडिंग निकल चुका था, काफ़ी ज़्यादा निकल चुका था। उसमें हड्डी बचा हुआ था, मांस तो था नहीं। तो हम बोले कंसी से पहले आप इलाज करिए और उसके बाद रेलवे वाला केस स्टार्ट नहीं लेता। तो उसमें हम लोग बोले कि आप पहले इलाज करिए, उसके बाद आदमी बचेगा तभी ना रेलवे वाला इन्फॉर्मेशन लेगा, अगर नहीं लगा तो पंची करेगा। और पहले आप इंसान को बचाइए ना। तो हम लोग भी बोले, और मेरे मामा जी बोले, और मेरे मोहल्ला का भी बच्चा से आया था, वो हल्ला उल्ला किया। तो वो बोला ठीक है हम इलाज करते हैं। तो पुलिस अभी नहीं आती, यानी प्रशासन नहीं आया था। उसी समय मेरा इलाज होना स्टार्ट हुआ। उस समय क्या हुआ था कि डॉक्टर नहीं था,
डॉक्टर नहीं रहने की वजह से कंपाउंडर वहाँ पे मौजूद थे। लोग मौजूद रहने के बाद वो बोले क्या चीज़, जब पैर को काटना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डॉक्टर लोग भी हड़ताल पे थे। अब वो पता नहीं अपना सैलरी बढ़ाने की वजह से वो पूरा यहाँ से लेकर पटना तक की पूरा बिहार में ही आपका डॉक्टर का छुट्टी था। तो कंपाउंडर लोग बोले जब पैर करना पड़ेगा, तो मम्मी बोली नहीं, पैर तो नहीं कटेगा, भले ही जितना पैसा लग जाए उतना पैसा हम लगाएंगे। और मोहल्ला की स्थिति ऐसा था कि पैर कटता है थोड़ा सा ना, या एक्सीडेंट भी थोड़ा सा होता है ना, तो इतना ना बना चला तो बोलेगा सर कि घर वाला भी, फैमिली वाला को भी हिम्मत टूट जाता है। तो बगल का 2-3 वो बच्चा देखा था, वो जाकर बोल दिया था इसका नहीं होता है, जो घुटने के ऊपर से भी पैर कट चुका है, यानी दोनों पैर नहीं बचा है। जो मेरे साथ में था तो वो तो देख ही रहा था, लेकिन घर पे जो आदमी था, फैमिली मेम्बर, वो नहीं जानता था कि बुआ का पैर कितना कटा है। तो हुआ यह है कि डंकन में हम लोग लगभग करीबन एक्सरा भी किया और इलाज भी किया, लेकिन उस इलाज से कोई बेनिफिट नहीं हुआ। लगभग वहाँ से 10-15 हज़ार रुपया लगा और वो बोला रेफर कर दिया, जो हमारे से संभव नहीं होगा, 1% गारंटी ले जाइएगा तो पटना ले जाइए, और नहीं तो पैर नहीं काटना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या किया, जब उस समय तक लगभग हमको होश था। जब हम डंकन हॉस्पिटल से निकले तो हमको खुद था नहीं था कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, ऐसा स्थिति था, ब्लडिंग पूरा निकल चुका था। तो ऐसे ही वो क्या क्या नहीं होता, ड्रेसिंग व्रेसिंग करके और पट्टी उट्टी बांध कर बोला कि लेकर जाइए मोतिहारी या तो पटना। तो हम लोग निकले मोतिहारी की तरफ। तो मोतिहारी की तरफ निकले ना, तो मोतिहारी में भी राकेश कुमार के पास गए और 2-3 और डॉक्टर के पास गए। वहाँ पे भी उन लोग का स्थिति वही था। वो राकेश कुमार गए थे, वो अपने बेटी की शादी था कि किसी की शादी था, वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे भी मेरा इलाज ना हो पाया। तो लगभग हम लोग मुजफ्फरपुर गए 12-1 बजे के करीब में रात को। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो वहाँ पे 2-3 डॉक्टर देखे लोग, वो बोले कि बचने का चांस नहीं है, पैर तो नहीं बच पाएगा, बचा तो बच जाएगा लेकिन पैर नहीं बचेगा। अगर बोलिएगा तो इलाज करेंगे, नहीं तो हमसे पॉसिबल नहीं है। तो मम्मी बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा, पैर तो बचाना ही है किसी तरह। काफ़ी उस समय मेरा उम्र छोटा था और मम्मी को ये टेंशन हो गया था कि अगर पैर कट जाएगा तो आगे का जीवन कैसे जीवन जी पाएगा। तो इसके वजह से मम्मी बोले पैर नहीं कटेगा। तो हम लोग निकले पटना की तरफ। तो पटना की तरफ जब निकले ना, तो वहाँ पे भी डॉक्टर नहीं थे। लगभग हम 2 बजे करीब में पटना पहुँचे, 1-2 बजे करीब में। तो वहाँ पे जब पटना पहुँचे लोग, तो नंदलाल बाईपास रोड छपरा में आपको रहेगा नारायणी हॉस्पिटल। तो नारायणी हॉस्पिटल में मेरा इलाज हुआ। करीबन हमको होश आया था, जब सुई देने के लिए डॉक्टर बैठाया था तो उस समय हमको होश आया था। और वहाँ पे हम क्या किए, जब वो सुई दिया और बोला हुआ पैर भारी हुआ, हम बोले हाँ सर पैर भारी हो गया। उसके बाद हमको भी पता नहीं था क्या क्या किया क्या नहीं किया। 3 दिन बाद हमको होश आया था। और जब होश आया तो हमको पता चला दोनों हाथ में नीडल लगा हुआ था, दोनों हाथ में, एक हाथ में ब्लड, एक हाथ में पानी चलने लगा। उस समय ये हुआ था, जब हमको 2 दिन बाद होश आया तो हम बोले जब हमको घूमना है। तो वो डॉक्टर बोला घूम लेगा, हम बोले हाँ घूम लेंगे। तो बोला ठीक है, बेड पर से उतरो और निकलो बाहर। तो हम जैसे बेड पर से निकले ना, तो हमको लगा कि पूरा दुनिया घूम लिए, इतना हार्ड वहाँ पे दर्द उखड़ गया पैर में। तो उसके बाद वो डॉक्टर वहीं पे हमको सुला दिया और बाद में बोला कि ठीक है ड्रेसिंग करते। तो ड्रेसिंग किया तो उतना देर तक हमको महसूस ही नहीं हुआ कि मेरा पैर कटा हुआ है। जब वो डॉक्टर क्या किया, ड्रेसिंग वहीं पे बेडे को आईसीयू में खोल दिया। जब खोल रहा था पट्टी ना, तब इतना ज़ोर से दर्द हो रहा था, हमको उस समय बुझाया कि मेरा पैर कटा हुआ। नहीं तो इतना सुई दवाई की वजह से मेरा साफ हमको बुझा ही नहीं रहा था कि हमारा पैर कटा हुआ है। वहाँ पे लगभग हमारा 1.5 से 2 लाख रुपया लग चुका था 15 दिन में। अब घर की स्थिति ऐसा था जो घर पे 1 रुपया नहीं था, क्योंकि उससे पिछले साल ही मेरी दीदी का शादी हुआ था और शादी ब्याह में जानते ही हैं आप लोग कितना खर्चा लगता है। तो हम लोग क्या किए, वो जो भी कर्जा लिया गया था, कर्जा लेकर ही हम लोग, हमारा इलाज चला वहाँ पे। और इलाज चलने के करीब हम वहाँ पे 15 से 20 दिन रहे। 15-20 दिन में 1.5 से 2 लाख रुपया लग गया। और वहाँ पे क्या हुआ कि जब ड्रेसिंग किया ना, तो ड्रेसिंग करते समय एक नर्स वहाँ पे प्रेग्नेंट थी, ठीक है। और जब नर्स प्रेग्नेंट थी ना, तो वो देखी ना मेरा पैर की स्थिति, वहीं पे उसको चक्कर आ गया और वहीं पे वो बेहोश हो गए। इतना हार्ड वहाँ पे वो पैर दिख रहा था। हमको खुद देखने का वहाँ पे हिम्मत नहीं हो रहा था जब हम कैसे अपने पैर को देख पाए, क्योंकि वहाँ पे जो होता है ना, इतना गंद बदबू दे रहा था पैर। और उसके अलावा हमको खुद देखने का मन नहीं करता था, नहीं होता है, अजीब ही दिखाई देता था। हमको खुद विश्वास नहीं हो रहा था ये पैर बचेगा। हम खुद बोल रहे थे कि सर इसको काट कटा दीजिए पैर को। तो डॉक्टर बोला कि पैर काट देने से समस्या का समाधान थोड़ी होगा, पैर तो तुमको बचाने के लिए न लाया गया है।
ऐसे दिख रहा है, हम उसको सुधार करेंगे, आपको बचाएंगे। हम भी बहुत स्थिति में थे, हम भी बोल रहे थे 100 रुपया या 200 का पॉइजन मिलेगा, हमको दिला दो, एक इंजेक्शन दे देगा, हमारा भी घर का स्थिति सही नहीं है, काय के लिए इतना पैसा खर्चा करेगा सब। फिर भी डॉक्टर ने हमको हिम्मत दिया, और हिम्मत देने के बाद इतना हमको मोटिवेट करते थे डॉक्टर, जब तुम आया है तो कुछ करो, अब जब तुम्हारा दूसरा जन्म हो चुका है तो तुम कुछ करके दिखाओ। तब उस सबको इतना हमको इतना मोटिवेशन किया जो हमारा भी हिम्मत हुआ कि हाँ हम कुछ कर पाए। और तो उसको क्या किया था, यहाँ पे पेट में सिल दिया था। जब हम देखे जब उसका पेट में जब सिल दिया, ऐसे ही 3 मंथ उसको रखना पड़ रहा है, तो हमारा तो कुछ नहीं है, हम तो बेड पे ना सो रहे हैं, तो हमको तो उतना परेशानी नहीं होता था जितना उसको कष्ट था वहाँ पे। तो हम बोले चलो मेरा दर्द कुछ नहीं, दर्द है उसका हमसे ज़्यादा है। यानी हॉस्पिटल में जाने के बाद भी हम लोग को पता चलता है जब हम लोग के पास कुछ नहीं कष्ट है, कष्ट उसके पास है। तो हम वहाँ पे इतना तो हमको मिला जी चलो हम कुछ कर पाए। तो वहाँ से हम हॉस्पिटल से मगर 15-20 दिन में 2 लाख के करीब रुपया लग चुका था, और घर की स्थिति काफ़ी ख़राब होने की वजह से हमको वहाँ से बोला लोग कि चलो तुम दिल्ली के एम्स में। तो हम लोग वहाँ से क्या किए, वहाँ पे मेरे मामा जी भी एसएसबी में रहते थे, वो भी आते थे लोग वो अपने बटालियन के साथ लेकर। तो वहाँ पे बातचीत हुआ, वहाँ पे भी झगड़ा हो गया था पैसा को लेकर। डॉक्टर हमको कह रहा था नहीं, जब भी इलाज होगा तुम्हारा यहीं पे होगा, हम रेफर का कागज़ नहीं बनाएंगे, तुमको अपने हॉस्पिटल से कहीं जाने नहीं देंगे। तो मेरे मामा जी एसएसबी में थे, और 2-3 आदमी और भी थे लोग मेरे रिलेशन के, वो सब मगर नहीं होता कागज़ पत्र को लेकर, और पैसा जमा कर रहे थे लोग, फिर भी कह रहा था नहीं जमा नहीं करने देंगे, जो हॉस्पिटल में ही इलाज होगा। तो वहाँ पे झगड़ा भी हुआ था, और झगड़ा होने के बाद हम वहाँ से लगभग 3-4 बजे करीब में शाम को वहाँ से उस हॉस्पिटल से निकल के हम निकले दिल्ली के लिए, यानी मोतिहारी है सबसे पहले। वहाँ पे मोतिहारी में हम 1 दिन रहे, और वहाँ से हम निकले मोतिहारी से ट्रेन पकड़े थे दिल्ली के लिए। दिल्ली में जब हम गए एम्स में तो पहुँचे, हमको जाने आने में तो टाइम लग ही चुका था। और वहाँ पे जब दिल्ली एम्स में गए तो हमको लगा कि हमको एडमिट कर लेगा, लेकिन वहाँ पे ये हुआ कि 2 से 3 दिन तक कभी इधर कागज लेकर जाओ, वहाँ पे साइन कराओ, इधर साइन कराओ, उधर साइन कराओ, यही सब चक्कर में 3 से 4 दिन वहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तो वहाँ पे मेरा इलाज तो डॉक्टर देखा, पैर तो देखा, ऊपरे से नहीं होता है, पट्टी बांधा हुआ था, पट्टी पर टच किया और बोला, जब पट्टी पर वो क्या वो चेक किया वो हमको खुद पता नहीं है, वो बोला दर्द कर रहा है। हम बोले पट्टी पर क्या दर्द करेगा, वहाँ पे तो बैंडेज लगा हुआ है, बैंडेज पर क्या दर्द करेगा, उसको खोलिएगा, ओपन करिएगा, तब ना हमको महसूस होगा कि दर्द किस तरह होता है। ठीक है, तो बोला नहीं तुम अभी तत्काल का यदि होता है ना, एक्सीडेंट होता है, वहीं हम लोग रख पाते हैं, नहीं तो हम लोग नहीं रखेंगे, यानी तुम जहाँ इलाज कराए वहीं पे चले जाओ। तो फिर वहाँ पे मायूस होकर हम लोग बगल के ही प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ड्रेसिंग कराने गए। तो ड्रेसिंग कराने का ना, वहाँ मेरा पैर 4 से 5 दिन हो चुका था, ड्रेसिंग नहीं हुआ था, बदबू काफ़ी ज़्यादा देने लग रहा था। तो हम बगल में गए डॉक्टर के पास ड्रेसिंग कराते समय हमको ये पता चला कि मेरा पैर का जो निचला हड्डी जो होता है ना, बोन्स, वो खराब हो चुका था, और उंगली भी मेरा बचा हुआ था उस समय, लेकिन डॉक्टर देखा तो वो काला पड़ चुका था। जब काला पड़ गया था तो डॉक्टर बोला इसको काटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम बोले तो ठीक है, तो अब जो तो रेलवे से कट ही चुका था, और जो बच गया वो डॉक्टर काट दिया, तो उंगली मेरा अभी नहीं है, उंगली भी काट दिया डॉक्टर। उंगली उस समय बचा हुआ था, दिल्ली हम नहीं जाते तो हो सकता था मेरा पैर कुछ और हद तक बच सकता था, लेकिन वहाँ पे जब गए तो वो बोला कि नहीं ये भी काटना पड़ेगा। तो हम बोले ठीक है काट दीजिए। तो वहाँ पे 20 से 25 हज़ार रुपया लगा, और वहाँ पे मेरा एक और ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद वो आधा से ज़्यादा हड्डी काट चुका था, तो हड्डी काट दिया। फिर हम आए कहाँ पे, पटना में, यानी वहाँ पे इलाज कराने के बाद ऑपरेशन करा लिए, जो काला हो गया तो उसका ऑपरेशन कराने के बाद हम लोग फिर वापस लौटे पटना के लिए। तो पटना आए, पटना में आपको लोहिया हॉस्पिटल, लोहिया पार्क जो होता है, लोहिया पार्क के बगल में ही आपको जाया हॉस्पिटल है, यानी नॉर्मल एक हॉस्पिटल है, वो PMCH यानी पटना के ही डॉक्टर है, हड्डी के बहुत अच्छा डॉक्टर है। वहाँ पे उनके घर पे ही वो बोले कि काफ़ी ज़्यादा पैसा नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो तुम लोग इलाज नहीं करा पाएगा, चलो अपने घर पे इलाज करा। तो उनसे पहले से ही जान पहचान था, मेरे नाना जी का भी इलाज वहीं पे हुआ था। तो वो बोले चलो मेरे घर पे ही इलाज कराएंगे। वो अपने घर पे भी 4 से 5 बेड रखे थे, वहीं पे मेरा ट्रीटमेंट चालू किए। वहाँ पे हम लगभग 6 से 7 मंथ रहे। 6 से 7 मंथ रहने के बाद हम वहाँ पे एक समय था, हम बता रहे हैं, मेरा तो छठ दिवाली जो भी था वहीं पे बीत चुका था, क्योंकि साल भर हम हॉस्पिटल में घूमते घूमते बिता दिए, यानी घर का भी दर्शन नहीं किया।
ठीक। तो उस समय आया था कौन सी सरस्वती पूजा में भी बोले डॉक्टर को हमको जाने दीजिए, तो डॉक्टर बोले नहीं अभी बउआ, अभी पैर का स्थिति बहुत ख़राब है, तुम जाएगा इन्फेक्शन पकड़ लेगा, वो भी काटना पड़ेगा। तो हम बोले ठीक है इलाज करिए। फिर वहाँ पे इलाज तो कराने लगे। होली का समय आया था हमारे पास, हम देखे थे, क्या बताएं आपको उस समय का स्थिति। आज भी हम सोचते हैं ना तो हम खुद रो देते हैं। उस समय ये हुआ था जब हमारे मम्मी के पास 1,000 रुपया ना रहने की वजह से डॉक्टर हमको छुट्टी नहीं दिया। वो क्या बताया आपको, हम खुद वहाँ पे बैठ कर रो रहे थे। तो एक कंपाउंडर थी, उसमें एक लेडी सी थी, नाम नहीं रखेंगे उसका, वो लेडी सी थी। सोचिए जेंट्स का जितना मैन नहीं होता ना उतना लेडीज़ को होता है, इतना तो हम मानते हैं। उस समय वो हुआ, उससे हम बोले मगर रो रहे थे हम भी, और मम्मी भी काफ़ी मन ही मन उदास बैठी थी। अब रोने का तो एक्टिंग नहीं कर सकता ना कोई, चाहे रो नहीं ना सकता डायरेक्ट, अंदर ही अंदर मम्मी उदास बैठी थी और हम भी उदास ही बैठे थे। तो पूछी आंटी जी क्या बात है, तो हम बोले कंचे जब डॉक्टर नहीं होता है, जब पैसा कम पड़ गया था 4,000 रुपया दे चुके थे, जबकि वहाँ पर हम 6 से 7 महीने इलाज कर दिए। जब आपको 4 लाख रुपया दे सकते हैं तो 500 रुपया लेकर भाग थोड़ी जाएंगे। हम बोले जी सर हमको जाने दीजिए, आधा से ज़्यादा पैर तो मेरा सही हो चुका है, थोड़ा सा ट्रीटमेंट बाकी था, यानी थोड़ा सा सर्जरी करना बाकी था। हम बोले जाते घर पे घूम कर आएंगे तो फिर अपना इलाज कराएंगे, आधा अधूरा इलाज थोड़ी कराएंगे। तो वो बोला नहीं पूरा पेमेंट करिए तभी आपको जाना पड़ेगा। लोग बोलता है भगवान ऊपर वाला का रूप होता है, लेकिन आजकल के ज़माना में पैसा है तो सब चीज़ें, नहीं है तो कुछ नहीं है। ठीक है, पैसा है तो आप मरे आदमी का भी इलाज चल रहा है। ठीक है, वो तो जिंदा का बातें छोड़ दीजिए। तो हुआ यही, जब हम उससे बोले जो देखिए ना इस तरह की बात है, जब 500 रुपया 1,000 रुपया के लिए सर हमको जाने नहीं दे रहे, तो बोले जो ठीक है हम पैसा दे रहे हैं, आप लोग जाइए अपने घर पे घूम कराइए फिर इलाज होगा। तो उसके मन में ऐसा नहीं था जो ये मेरा पैसा लेकर भाग जाएगा दूसरी जगह इलाज कराने। वो उसका सोच देखिए और डॉक्टर का सोच देखिए। तो वो बोले कहीं डॉक्टर से मत बोलिएगा लो जो हाँ ये इस आदमी ने हमको पैसा दिया और हम आपका पैसा पूरा पेमेंट करके हम जा रहे हैं अपने घर पे। तो हम बोले ठीक है उस तरह से बातें नहीं आएगा, हम लोग का बातें विचार नहीं होगा, डॉक्टर का काम है पैसा लेना हमको छुट्टी देना। तो डॉक्टर को हम लोग क्या किए वहाँ पे पैसा दिए और वहाँ से हम लोग छुट्टी लेकर अपने घर पे आए। होली हम अपने घर पे ही बिताए। फिर होली जैसे बीता 2 से 3 दिन बाद फिर अपना गए पटना, वहीं पे इलाज कराए और उसका जो 1,000 रुपया बाकी था लिए थे उसका पैसा भी दिए लोग, और फिर से मेरा ट्रीटमेंट चालू हो गया। लगभग हम 1 मंथ और वहाँ पे एडजस्ट किया और वहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट पूरा हो चुका था। होने के बाद ये हुआ कि हम लोग फिर अपने घर के लिए वापस आए। घर पे जब हम लोग आए तो अगल बगल का ताना वाना सुनकर इतना हमारा भी मोटिव नहीं होता, मेरे मन में भी ख्याल आने लगा था कि हम अब सुसाइड कर ले तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि बगल वाला ताना ऐसा मारता था जो काय के लिए इतना पैसा फंसा दिया, सब पैर कटवा देना चाहिए था, 50,000 रुपया में पैर कट जाता और प्लास्टिक का लगा देना चाहिए था, उसी से अपना जीवन यापन कर सकता था। क्योंकि वहाँ पे दीदी का भी हमको शादी करना था, यानी बड़ी बहन का भी शादी करना था। 3 भाई लोग हम लोग थे, तो 2 तो छोटा था तो उसको भी पढ़ाई का खर्चा और हमारा भी पढ़ाई का खर्चा, और 5 से 6 लाख रुपया भी लग चुका था मेरे पैर में। और घर मेरा उस समय फूस का था, घर भी मेरा पक्का मकान का नहीं था। तो ये सारा बात हमको सोच कर बगल वाले यानी मोहल्ला का बात सुनकर हमको अच्छा नहीं लगता था, काफ़ी ज़्यादा मन में ऐसे बैठ चुका था। मेरे फैमिली को भी ऐसा लग रहा था कि हम लोग कहाँ से कर्ज चुका पाएंगे, इतना स्थिति खराब था वहाँ पे, और दीदी का भी शादी करना था। उस समय हम लोग क्या किए, जब हम बोले नहीं बगल वाला तो ताना मारता है, आप खाना खाइएगा चाहे नहीं खाइएगा, खा लीजिएगा तो क्यों खाया है, नहीं खाइएगा तो बोलेगा चलो अच्छा बात है। हम तो खुद बोलेंगे, हम मेरे पटीदार जो होता ना फैमिली मेम्बर से, क्या बताया आपको, फैमिली मेम्बर से जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस दिन बोला था अपने दोस्तों को पास फ़ोन करके जे आइए मेरे घर पे मीट चावल बन रहा है, पार्टी है, आज खुशी का माहौल है। क्या बताएं हम आपको। तो हम बोले भगवान के देर भगवान के पास दे रहे हैं, अंधेर थोड़ी है। आज हमको हंस रहा है, कल तुम्हारे ऊपर भी 100% पड़ेगा। हम ये नहीं बोल रहे, दिल से दुआ नहीं कर रहे, वो तुम खुद अपना बना रहे, दूसरे के लिए अच्छा सोचिए, आपका भी अच्छा होगा। ठीक है, ये हम समय क्या बताएं हम आपको, हम ये खुद रियल देखे हैं। जो दूसरे के लिए हंसता है ना उसके ऊपर भी एक ना एक दिन पड़ेगा, और ऐसा पड़ेगा जो उसको उठाने लायक कोई नहीं रहेगा। ठीक है, तो छोड़िए वो अलग की बात है। तो हमको इतना एथी कर दिया था सब, हम भी बोल रहे थे सुसाइड कर लेते तो बेस्ट रहता, लेकिन हम सही निर्णय लिए उस समय। हम बोले पापा जी को हमको कंप्यूटर सिखा दीजिए।
तो हम 8वीं मैट्रिक में थे। मैट्रिक में उस समय तो जिस साल मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस साल मेरा एग्ज़ाम भी रद्द हो गया था, परीक्षा भी नहीं दे पाए थे, और एक साल पढ़ाई पैसा की कमी की वजह से हम पढ़ाई क्लियर नहीं कर पाए थे। इसके वजह से हम घर पे भी अपना मेहनत किए और मैट्रिक का एग्ज़ाम भी निकाले, और उसके बाद हम बोले कौन सी हमको पढ़ाई करा दिए पापा जी, जो हम कंप्यूटर सीख के आप कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लीजिए, आपका भी कुछ हेल्प हो सकता है। तो उस समय हम क्या किए, पापा को बोले, पापा कंप्यूटर क्लास करा दिए। कंप्यूटर क्लास कराने के बाद हम वहीं पे सुबह से लेकर शाम तक यानी बैसाखी लेकर जाते थे, और वहाँ पे क्या होता था, दोनों हाथ में बैसाखी लेकर जाते थे और पढ़ते थे, और सुबह में निकलते थे तो हम शाम को 1 बजे घर पे जाते थे, 4 या 5 बजे के करीब में। जब 4-5 बजे जाते थे, मेरे साथ में भी ग्रुप में 8 से 10 बच्चा था लोग, जिस तरह नॉर्मली क्लास में चलता है ना उस तरह से। तो वहाँ पे क्या होता था, जो सर थे ना वहाँ के, वो हम लोग को शाम मगर 3-4 बजे के बाद वो अपने ऑफिस में बुला कर ले जाते थे लोग। 4 से 5 नहीं होता है, आप साथ में रहते रहते सर से भी हेलमेल हो जाता है, तो सर बोलते हैं चलो सब तुम लोग को क्लास में यानी अपने रूम में ले चलते हैं, और वहाँ पे कुछ अपना बताते हैं बात, जब हम लोग किस तरह से स्ट्रगल किए, तो वही सारा बात हम लोग सुनते थे। और 4 से 5 आदमी थे, और जब हमसे भी सीनियर था लोग, हम क्या बताया आपको, हमसे भी सीनियर था लोग, ग्रेजुएशन कर चुका था, उस समय मेरा मैट्रिक भी क्लियर नहीं हुआ था लगभग में। तो क्या हुआ, जब वहाँ पे जब सर हम लोग को बताते थे, जब हम लोग रक्सौल से मुजफ्फरपुर जाते थे पढ़ने, वो भी क्या था, छोटी लाइन से, उस समय उसमें सवारी भी नहीं था, साधन भी नहीं था। वो अपने मानिए 1999 या 95 की बात बता रहे होंगे, ये तो हमको भी नहीं पता है, उनका भी उम्र काफ़ी है। तो वह उस समय का वो बात बता रहे थे, हम जाते थे रक्सौल से मुजफ्फरपुर यानी कंप्यूटर सीखने, वहाँ से हम लोग आते थे रक्सौल में, यानी पर डे का वही काम। आजकल को बच्चा को बोलिएगा जो हाँ रक्सौल में जाकर कोचिंग पर डे कर ले, तो वो कभी नहीं कर पाएगा। बोलेगा आज सो लेते हैं तो कल चलेंगे, तो परसों चलेंगे, ये बहाना तो 100% है। आज जबकि वो लोग उतना जाते थे। तो मेरे साथ में जब सुनते थे लोग ना, और बताते थे जो हम लोग किस तरह से अपना खाना बनाते थे लोग, किस तरह से क्या करते थे लोग, मगर पूरा अपना जीवनी कहानी बताते थे, जो हम लोग भी बहुत गरीबी को करीब से देखे हैं। तो हुआ यही, जो बगल में भी जो बैठता था लोग हमारे साथ में, वो इतना हमको गाली देता था सब, जो तू काहे सुनता है, तुम क्यों उनके बात में ध्यान देता है, उनका काम है, पागल है, तो इस तरह है उस तरह है। क्या बताया हम आपको, जब हम खुद नहीं बोल पाएंगे। वहाँ पे ये सब बात बोलता था ना, तो उस समय मेरा भी हिम्मत टूट रहा था, लेकिन हम सर की बात पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिए। और वहाँ से क्या हुआ, जो हमको एक मंजिल की तलाश मिल गया, यानी सर जिस तरह बताते तो हम उन्हीं के रूल पे चलते थे। और ये हुआ कि हम सुबह में पढ़ते थे और शाम को पढ़ाते थे। पढ़ाते पढ़ाते आज मेरे रक्सौल में 7 साल हो गया। 7 साल से हम लगभग टीचिंग कर रहे हैं, और टीचिंग करने के बावजूद भी हम अभी तक लगभग 5000 या 6000 के बच्चा को हम पढ़ा चुके हैं। और मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट अभी आपको मोतिहारी साइड या रक्सौल में, या तो आपको बीरगंज में, यानी विदेशों में भी जाकर जॉब अपना कर रहा है, यानी कंपनी पकड़ के काम कर रहा है। पटना में भी बहुत बचा है, मुजफ्फरपुर में भी बहुत बचा है, यानी कंपनी सब पकड़ लिया है, सब अपना भी वर्क कर रहा है सब। और इसके अलावा हम अभी तक अपने जैसा बच्चा को, यानी जैसे जिस बच्चा का साफ पैर विकलांग है, वो चल नहीं पाता है, या जिसके पेरेंट्स नहीं है और लेडीज है यानी लड़की है, ठीक है, लड़का को तो कोई पढ़ा देता है लेकिन लड़की को कोई नहीं पढ़ाता है। तो जिसका पेरेंट्स नहीं है, उस वैसे व्यक्ति को हम अभी से 20 से 30 बच्चा को हम अपने खर्चे से, यानी सर को बोलते थे जो सर हमको कुछ पैसा मत दीजिएगा, आज तक भी हम सर से पैसा नहीं लिए वहाँ से, और उस सारा बच्चा को हम अभी तक टीचिंग कराकर और उस सबको पढ़ाकर और अच्छा जॉब दिला चुके हैं। इसलिए बोलते हैं हौसला रखिए, सब चीज़ आपको मिल सकता है। रोक दीजिए यहीं पे, उसके बाद बताइए क्या बोले। हाँ, हो गया। तो अभी हम भी क्या कर रहे हैं, प्राइवेट रेलवे की प्राइवेट सेक्टर में हम भी काम कर रहे हैं, यानी काम कर रहे हैं और अपना पढ़ाई भी कर रहे हैं और पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं। और मेरा भाई भी छोटा वाला, मेरे से जो छोटा है, वो भी अपना दवा कंपनी में काम कर रहा है और अपना भी पढ़ाई करता है और एक पार्ट टाइम जॉब भी करता है। और एक जब से जो हमसे छोटा है, वो क्या करता है, वो अभी बी फार्मा के लिए अभी इस साल विज्ञान यूनिवर्सिटी में उसका नाम लिखवाया है, और वो जा रहा है 25 तारीख को अपना पढ़ाई करने। और मेरी सिस्टर को भी शादी हो चुका है और अपना मकान भी बना चुके हैं। इसलिए हम कहते हैं हौसला रखिए, मंजिल आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।